दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स की, और जो कुछ हो रहा है ना, वो हर निवेशक के लिए एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी है। चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। 2020 के बाद से लंबी अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमत में लगभग 50% की गिरावट आई है। 50%? ये इतिहास के सबसे बड़े बॉन्ड मार्केट क्रैश में से एक है। और बाजार को लगता है कि ये गिरावट अभी थमी नहीं है, बल्कि निवेशक तो लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ दाव लगा रहे हैं। इसे शॉर्टिंग कहते हैं, मतलब वो उम्मीद कर रहे हैं कि कीमतें और भी गिरेंगी। ये बाजार के अविश्वास का एक, आप कह सकते हैं, बिल्कुल साफ संकेत है। तो सवाल यही है कि दुनिया की ये सबसे सुरक्षित संपत्ति आखिर इस तरह से डूब क्यों रही है। आइए इस पूरे विश्लेषण में इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बाजार का चेतावनी संकेत। देखिए, बाजार का ये जो बर्ताव है, ये अमेरिका की वित्तीय सेहत में आए एक बुनियादी बदलाव की सीधी प्रतिक्रिया है। समस्या की जड़ ना 2020 के बाद बिल्कुल साफ दिखने लगती है। अमेरिका का कर्ज $15 ट्रिलियन बढ़ गया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी? सिर्फ $9 ट्रिलियन। मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका विकास के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने खर्च चलाने के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से कर्ज ले रहा है। और अब आते हैं इस पूरे संकट के केंद्र में, जिसे डेट डूम लूप या कर्ज का दुष्चक्र कहते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है और यही बाजार में डर पैदा कर रहा है। तो ये डेट डूम लूप आखिर है क्या? ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज उधार लेने की लागत को और बढ़ा देता है, और उस बढ़ी हुई लागत की वजह से सरकार को और भी ज्यादा कर्ज लेना पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये एक संकट स्तरीय मुद्दा है। आइए इस चक्र के 4 चरणों को समझते हैं। पहला, सरकार का खर्च बढ़ता है, जिससे घाटा बढ़ जाता है। दूसरा, इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार और ज्यादा बॉन्ड जारी करती है। तीसरा, बाजार में जब इतने बॉन्ड आ जाते हैं तो उनकी कीमत गिरती है और यील्ड, यानी उन पर मिलने वाला रिटर्न, बढ़ जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, ज्यादा यील्ड का मतलब है सरकार के लिए ब्याज की लागत का बढ़ना, जिससे घाटा और भी बढ़ जाता है और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और इसका असर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सरकार की कुल कमाई का 20% हिस्सा, यानी हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा, अब सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। ये पैसा सड़कों, स्कूलों या नई तकनीक पर खर्च नहीं हो रहा, ये सिर्फ कर्ज के बोझ को संभालने में ही खत्म हो रहा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बीमा कंपनी तूफान वाले इलाके में बने घर का बीमा तो कर रही है, लेकिन उस बड़े खतरे के हिसाब से ज्यादा पैसे नहीं ले रही। ठीक वैसे ही निवेशक भविष्य में आने वाले बड़े आर्थिक तूफान का खतरा तो देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लंबी अवधि के बॉन्ड रखने के लिए उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मांग रहे हैं। इसे टर्म प्रीमियम कहते हैं। और अगर बाजार ने इस खतरे को सही से आंकना शुरू कर दिया तो बॉन्ड पर रिटर्न और भी बढ़ जाएगा, जिससे संकट और गहरा सकता है। अब ये सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, बढ़ती ट्रेजरी यील्ड का सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है तो हर किसी के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। परिवारों के लिए होम लोन की दरें बढ़ जाती हैं, बिजनेस के लिए भी उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे वो निवेश और नई नौकरियां देने में कटौती करने लगते हैं। अब चलिए इसे एक बड़े नजरिए से देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिहाज से ये वित्तीय दबाव अमेरिका की भविष्य में निवेश करने की क्षमता को आखिर कैसे कमजोर कर रहा है। देखिए, जब सरकार का इतना सारा पैसा सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है, तो उसके पास एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसी बेहद जरूरी नई तकनीकों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम बचता है, और इससे वैश्विक प्रतिद्वंदियों के मुकाबले तकनीकी बढ़त बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का लगभग 4% खर्च करता है, जो चीन के 3% से ज्यादा है। लेकिन कर्ज का ये बढ़ता बोझ इस बढ़त को खत्म कर सकता है, खासकर तब जब चीन और भारत जैसे देश इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते क्या हैं? देखिए, दुर्भाग्य से कोई आसान जवाब नहीं है, बल्कि 3 मुश्किल रास्तों के बीच एक दुविधा है। चलिए इन 3 विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। पहला है खर्च में कटौती, लेकिन सामाजिक सुरक्षा या रक्षा जैसे बड़े और लोकप्रिय क्षेत्रों में कटौती करना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव है। दूसरा है टैक्स बढ़ाना, यह भी राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय है और इससे बिजनेस का निवेश धीमा पड़ सकता है। और फिर बचता है तीसरा रास्ता, क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसका सीधा मतलब है कि सेंट्रल बैंक नए नोट छापकर सरकार का कर्ज खरीदता है,
राजनीतिक रूप से ये सबसे आसान रास्ता है, लेकिन इसका नतीजा सबसे खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक महंगाई का बढ़ना और डॉलर की कीमत का गिरना। इतिहास गवाह है कि जब भी देशों ने ये रास्ता अपनाया है, उनकी मुद्रा का मूल्य बुरी तरह से गिरा है। तो अब नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए इस पूरे विश्लेषण को 3 मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए सरकार के ब्याज भुगतान की तुलना एक परिवार के क्रेडिट कार्ड के सिर्फ न्यूनतम भुगतान से कीजिए। जैसे न्यूनतम भुगतान करने से घर, भोजन और बचत के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही सरकार के ब्याज भुगतान से जरूरी खर्च और भविष्य के निवेश के लिए राजस्व कम हो जाता है। तो पहला निष्कर्ष ये है, अमेरिका एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस रहा है जो खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। ये बॉन्ड की कीमतों को लगातार गिरा रहा है और जो लोग फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हैं, उनके लिए पूरे सिस्टम में एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। दूसरा निष्कर्ष, कर्ज का ब्याज चुकाने में इतना पैसा जा रहा है कि एआई और सेमीकंडक्टर जैसी जरूरी तकनीकों में निवेश के लिए पैसा कम पड़ रहा है। इससे अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर खतरे में है और उसके प्रतिद्वंदियों को आगे निकलने का मौका मिल रहा है। और तीसरा और आखिरी निष्कर्ष, सबसे राजनीतिक रूप से आसान समाधान यानी नोट छापना, डॉलर के मूल्य और लंबे अवधि के बॉन्ड धारकों की संपत्ति के लिए एक बहुत बड़ा और लंबे समय का खतरा पैदा करता है। तो हम इस एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। जब अतीत के लिए भुगतान करना भविष्य के लिए पैसा लगाने से ज्यादा महंगा हो जाए, तो आगे क्या होता है?